Hello and welcome back to Sahitya Classes. My name is Shalini and I am here to teach you the secrets of descriptive answer writing, right? जैसा कि आप सभी जानते हैं, द एग्ज़ाम्स आर राइट अराउंड द कॉर्नर. बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं जो आपके अभी जल्दी ही होने वाले हैं. बहुत सारे डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम्स हैं जिसमें आपको बैठ के आंसर लिखना पड़ेगा. अब तक तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आंसर करते थे और मार्क्स ले आते थे. बट द रियल गेम स्टार्ट्स नाउ, जब आपके बहुत सारे टियर 2 एग्जामिनेशंस होने वाले हैं और मेंस एग्जामिनेशंस होने वाले हैं, जहाँ पे आपको बैठकर सोचकर एक लिमिटेड टाइम में, एक लिमिटेड मतलब वर्ड लिमिट में बैठकर आपको आंसर का फॉर्मेशन करना है और सॉलिड आंसर लिख के आना है ताकि आपको नंबर मिले. यानी दो से तीन तरीके की जो चीज़ें होंगी वो आपके सर पर टिक टिक कर रही होंगी. पहली तो घड़ी चल रही होगी, समय बीत रहा होगा, अगर आपको जल्दी से जल्दी लिमिटेड टाइम के अंदर ढेर सारा आंसर लिख के आना है, क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है. तो वो कैसे करना है. दूसरी चीज़, आंसर फॉर्मेशन में जब आप आंसर फॉर्मेशन कर रहे होते हैं तो आपको एक कोहेरेंट रेलेवेंट आंसर कैसे लिखना है कि एक कोहेरेंसी रहे. कोहेरेंसी मतलब जहाँ से शुरू किया था उसी टॉपिक को पकड़कर आप अपना आंसर खत्म करें. ऐसा ना हो कि शुरू बात कुछ और करनी थी, कहीं और से शुरू की थी और पहुँच गए कहीं और. और तीसरी चीज़ ये कि कुछ गलतियाँ जो रैंडमली हम कर देते हैं आंसर राइटिंग में, उससे कैसे बचा जाए, ना किया जाए ताकि आपके नंबर ना कटें, है ना. Descriptive answer writing is all about the art of presenting one's own thought in with such craftsmanship. ठीक है, एक ऐसी क्राफ्ट्समैनशिप के साथ प्रेजेंट करना एक ऐसा आर्ट होता है जिसमें आप अपनी बातों को, अपने थॉट प्रोसेस को बहुत ही आर्टिस्टिकली प्रेजेंट कर देते हैं, राइट. ठीक वैसे ही जैसे एक लिटरेरी राइटर जो होता है वो लिटरेचर क्रिएट करता है, वैसे ही आप राइटिंग यानी अपने जो आंसर्स होते हैं उसको क्रिएट करते हैं अपने एग्जामिनेशन पेजेस पे ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिले. अल्टीमेट गोल तो यही है ना, अल्टीमेट एम तो हमारा यही है ना कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेके आएँ. तो चलिए, काफ़ी टाइम से मैं एलटी ग्रेड मेंस की, EMRS टियर 2 की, KVS टियर 2 की क्लासेस ले रही हूँ और जहाँ पे डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग है वहाँ पे बच्चों को सिखाते आंसर्स को चेक करते बहुत सारे आंसर्स मैंने चेक कर लिए हैं पिछले 1-1.5 महीने में. और उसकी वजह से मैं इस कंक्लूजन पे पहुंची हूँ दैट देयर आर सेवरल मिस्टेक्स जो ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट से कभी ना कभी हो ही जाती है. कैसे इनसे बचा जाए, वो क्या मिस्टेक्स हैं, इस बारे में बात करते हैं. चलो लेट अस डाइव इनटू द वीडियो और देखते हैं पहली मिस्टेक कौन सी है. दिस इज द फर्स्ट मिस्टेक. ये है पहली गलती जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने करते हुए देखा है. मैं चाहूंगी कि आप इस बात को ध्यान से सुनें. आंसर विदाउट अ स्ट्रक्चर. जब आप आंसर लिख रहे हैं तो आपके आंसर में कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है. वो क्या स्ट्रक्चर होता है जिसको आपको फॉलो करना चाहिए. मतलब आप कहीं से भी, आपका पैरा कहीं पे भी एंड हो जा रहा है, आप कितना भी बड़ा, जो आपका पहला पैरा है वो ज़्यादा बड़ा है, दूसरा वाला उससे छोटा है, लास्ट वाला 2 ही लाइन में ख़त्म हो गया है. दिस इज़ आंसर विदाउट स्ट्रक्चर. ऐसा आंसर हमें बिल्कुल नहीं लिखना है. आंसर राइटिंग की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि आप एक स्ट्रक्चर को फॉलो करें. और वो स्ट्रक्चर क्या है कि आपके आंसर में सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन होना चाहिए. ठीक है, that you have to follow one introduction, then comes your body. यानी आंसर की जो मेन कंटेंट है, रिचनेस है, वो आपकी बॉडी से आएगी और उसके बाद लास्टली आता है आपका कंक्लूजन. ठीक है, सबसे लास्ट में आप कंक्लूजन लिखते हैं. बट समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि अगर आप इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं तो आपके आंसर में प्रॉपर एक शुरुआत होती है, बिगिनिंग. ठीक है, यू आर गिविंग योर आंसर अ बिगिनिंग. ठीक है, एंड देन बॉडी बिकम्स योर मिडिल. आंसर का मिडिल, मध्य भाग आपका बॉडी होती है और कंक्लूजन क्या होता है, एंड होता है. सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इंट्रोडक्शन इतना इंप्रेसिव होना चाहिए कि वो एग्जामिनर जो कॉपी पढ़ने के लिए बैठा है, जिसके पास बहुत सारी कॉपीज होंगी चेक करने के लिए, जो एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन होगा, ठीक है, उसको आपका आंसर पढ़ के, शुरुआत में ही अगर उसने पढ़ा और उसे मजा आ गया ना पढ़ के, तो वो आपके आंसर को पढ़ना कंटिन्यू करेगा और नंबर ना चाहते हुए भी देके जाएगा. ठीक है, तो आपको बेसिकली एग्जामिनर को इंप्रेस कहाँ पे करोगे. ऐसा थोड़ी कि एग्जामिनर यहाँ से पढ़ना शुरू करेगा, आपका आंसर बीच से पढ़ना नहीं शुरू करेगा, ऑब्वियसली पहले से ही शुरू करेगा, इंट्रोडक्शन से ही शुरू करेगा. और इंट्रोडक्शन पढ़ के ही उसको अंदाजा हो जाएगा कि कितना बढ़िया आपने लिखा है, क्या टैलेंट आपके अंदर छुपा हुआ है. और इसको पढ़ के अगर वो इंप्रेस हो गया ना, तो ऐसा मान लेना कि नंबर तो मिलने ही मिलने वाले हैं. ठीक है, इंट्रोडक्शन. उसके बाद आता है आपका बॉडी, जिसमें आप मेन कंटेंट लिखते हैं. यानी क्वेश्चन अगर आपसे पूछा गया है कि डिस्कस मैकबेथ एज अ ट्रेजेडी ऑफ एम्बिशन, ठीक है, तो सबसे पहले आप अपने इंट्रोडक्शन में मैकबेथ का इंट्रोडक्शन देंगे एज अ ट्रेजिक प्ले विच इंक्लूड्स साइकोलॉजिकल डेप्थ एक्सेट्रा.
ठीक है। फिर आप उसी चीज़ को जो आपने इंट्रोडक्शन में बताया उसको एक्सपेंड करते हैं अपनी बॉडी में अपने आंसर को और रिच बनाते हैं, कोटेशंस डालते हैं, रेफरेंसेस डालते हैं, सीन्स को एक्सप्लेन करते हैं जो आपको टेक्स्ट में पढ़ाया गया है, उसको क्रिएट करके आप एक बॉडी बनाते हैं आंसर की। और लास्ट में जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया, डिस्कस, जस्टिफाई, क्रिटिकली एनालाइज, उसके रिजल्ट पे पहुंचते हैं कि क्या अंत में हमें समझ में आया आंसर को पढ़कर कि हाँ, दैट मैकबेथ Indeed is a tragedy of ambition due to this जो आपने ऊपर अपने आंसर में लिखा है इंट्रोडक्शन या बॉडी में, उसको सपोर्ट करते हुए एक कंक्लूजन लिखते हैं। जब आप ये स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं तो आपके आंसर में एक कोहेरेंसी आती है। कोहेरेंसी मतलब आपने एक टॉपिक पे कुछ बात शुरू की, जैसे साइकोलॉजिकल डेप्थ पे बात शुरू की और उसको एंड भी इस तरह से किया कि आपके आंसर में जो आपके क्वेश्चन में जो चीज़ पूछी गई है उसको आपने साबित किया, और प्ले में वो चीज़ है कि नहीं या आपके टेक्स्ट में वो चीज़ है कि नहीं, वो निकल के कंक्लूजन में सामने एग्जामिनर को दिखाई दे जाता है। ठीक है। अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट बात होती है वो होती है कोटेशन प्लेसमेंट की। कोटेशन को आपको कहाँ कहाँ लिख सकते हैं। तो अभी मैंने बोला जो मेजर कोटेशंस है वो आनी चाहिए वैसे तो बॉडी में, लेकिन अगर आपको कभी लगता है कि मैं इंट्रोडक्शन में भी कोटेशन से शुरुआत कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, कर दीजिए, बेझिझक कर दीजिए, सिर्फ रेलेवेंट होना चाहिए। ठीक है। कंक्लूजन में भी आप कोटेशन डाल सकते हैं, नो मैटर व्हाट। सो बेसिकली आपको ये स्ट्रक्चर फॉलो करना है, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन का। इधर उधर कुछ भी कहीं से भी लिखना शुरू नहीं करना है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट मिस्टेक पे आ जाते हैं। डू नॉट मेक ऑब्वियस स्पेलिंग मिस्टेक। बहुत सारी कॉपीज चेक करने के बाद मेरे समझ में आया कि इतने सारे स्टूडेंट्स हैं जिनसे स्पेलिंग मिस्टेक बहुत ज़्यादा हो रही है। अब देखो होता क्या है कि जब एग्जामिनर कॉपी चेक करने बैठता है और उसने शुरू की 2-3 लाइन पढ़ी और उसी में ही उसको 2-3 मिस्टेक दिख गई स्पेलिंग की, तो उसको ये लगने लगता है कि ये बच्चा वेल रेड नहीं है, मतलब ये जो स्टूडेंट है, ये जो एस्पिरेंट है, इसने ढंग से पढ़ाई नहीं करी है, इसने ढंग से प्रैक्टिस नहीं करी है। तो जहाँ उसको नंबर दे के जाना होगा ना, वहाँ नंबर आपके कट सकते हैं। आप ऑलरेडी जानते हैं कि लिटरेचर जैसे सब्जेक्ट में वैसे भी नंबर कटते हैं थोड़े बहुत। तो अगर आप ऐसी ऑब्वियस स्पेलिंग, यहाँ पे ध्यान देना मैंने वर्ड लिखा है ऑब्वियस, थोड़ी बहुत गलतियों को एग्जामिनर भी इग्नोर करता है, बट जो ऑब्वियस स्पेलिंग है वो मिस्टेक आपको नहीं करनी चाहिए, उसमें गलती नहीं करनी चाहिए। जैसे कल ही मैं एक आंसर पढ़ रही थी और इस आंसर में स्कॉटलैंड की स्पेलिंग सही नहीं लिखी थी किसी ने। ठीक है। स्कॉटलैंड की स्पेलिंग लिखने नहीं आ रही थी उनको, तो वो आपका एक आपका गलत इफेक्ट डालेगा एग्जामिनर के ऊपर। ठीक है। ठीक है। अब जैसे आपको क्लॉडियस लिखना है, सपोज करो कि आपके कैरेक्टर का नाम है क्लॉडियस और क्लॉडियस किसी ने इस तरह से लिखा हुआ है। ठीक है। क्लॉडियस किसी ने इस तरीके से लिखा हुआ था, तो क्लॉडियस ये गलत हो गया आपका यहाँ पे। ठीक है। ये गलत हो गया, स्पेलिंग यहाँ पे मिस्टेक हो गई। अब जैसे ही एग्जामिनर पढ़ेगा उसको लगेगा कि अरे यार इतना मेजर कैरेक्टर क्लॉडियस और उसका जो नाम है वो गलत लिख दिया है ना, उसका नाम गलत लिख दिया है। या स्कॉटिश, एक स्टूडेंट ने कल स्कॉटिश लिखा था, तो स्कॉटिश ऐसे लिखा था, ये गलत है, दिस इज द रॉन्ग स्पेलिंग। इस तरीके की जो ऑब्वियस स्पेलिंग मिस्टेक्स है ना, उसको अवॉइड करने की कोशिश करिए। ऐसी स्पेलिंग मिस्टेक्स आपसे नहीं होनी चाहिए। ये सब पॉपुलर वर्ड्स हैं, नेम्स पॉपुलर हैं। क्लॉडियस की स्पेलिंग ये नहीं है। क्लॉडियस की स्पेलिंग क्या है? ये स्पेलिंग है क्लॉडियस की। ठीक है। तो आपसे ऐसी गलतियां नहीं होनी चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक्स को सुधारिए ताकि एग्जामिनर के ऊपर जो है वो गलत इंप्रेशन ना जाए। कैसे सुधारेंगे आप? जब आप अपना आंसर लिखते हैं, आंसर को लिखने के बाद अपना ही आंसर पढ़िए, ये प्रैक्टिस से ही सही होगा। ठीक है। अपना आंसर लिखिए और खुद पढ़िए, अपना आंसर लिखिए और खुद पढ़िए। ठीक है। कहीं ना कहीं आपको वो गलती खुद आपका दिमाग कैच कर लेगा कि हाँ यहाँ पे ये गलती हो रही है। नहीं तो बेटर ये है कि आप किसी मेंटोर से गाइडेंस लीजिए, जैसे कि हम अपने बैच में LT ग्रेड मेंस के बैच में और EMRS Tier 2 के बैच में गाइडेंस, खुद इंडिविजुअल गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों को या स्टूडेंट्स को कि कहाँ पे वो स्पेलिंग मिस्टेक कर रहे हैं, कहाँ पे ग्रामेटिकल मिस्टेक कर रहे हैं। ठीक है, राइट। एंड वी हैव प्रोवाइडेड यू अ प्रॉपर पेपर फॉर राइटिंग द आंसर, जहाँ पे आप अपने आंसर मार्जिन के साथ आपको मिल जाते हैं, जहाँ पे आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो वो पूरा फॉर्म आपको प्रोवाइड किया गया है हमारे ऐप पर, साहित्य क्लासेस पर, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मिस्टेक है जो मैंने देखी, और बहुत मतलब ये एक तरीके से कह लो कि वो आंसर पढ़ते ही ना उसको ऐसा लगता है कि माय गॉड क्या गलती कर दी है, ग्रामेटिकल मिस्टेक। डू नॉट मेक ग्रामेटिकल मिस्टेक्स। आप अगर इंग्लिश के स्टूडेंट हैं,
ठीक है। और जाहिर सी बात है अगर आप इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं तो आपने अंडर ग्रेजुएशन, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन अंग्रेजी में ही की होगी, इंग्लिश में ही की होगी। ऐसे में दिस इज़ वेरी ऑब्वियस टू द एग्जामिनर कि आपको ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आपकी कम से कम होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं। अनजाने में हो जाए, लिखने के फ्लो में हो जाए तो वो बात दूसरी है, लेकिन अगर पेपर पढ़ने पर, आपके आंसर पढ़ने पर एग्जामिनर को ये लग गया कि मल्टीपल ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आर देयर, तो फिर ये गलत बात है। जैसे मेरे पास अभी एक आंसर मौजूद है और मैं एक आंसर आपको पढ़ के सुनाती हूँ कि किस तरीके के ग्रामेटिकल मिस्टेक्स स्टूडेंट्स कर देते हैं। सेंटेंस में इज़ कहाँ पे लगाना है, द कहाँ पे लगाना है, हैव कहाँ पे लगाना है, बीन कहाँ पे लगाना है, ये सारी चीज़ें कॉन्स्टेंटली आप गलत कर रहे हैं, और अगर आप गलत करेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। जैसे, ठीक है, लेट मी शो यू। हाँ, as we know that the tragedy of ambition is always deals with fatal flaw, ठीक है, is always। अब मैं एक सेंटेंस लिखती हूँ, आप इसमें समझें, पढ़ें इस बात को और पढ़ के देखें। जब आप ग्रामेटिकल मिस्टेक करते हैं ना तो आपका सेंटेंस मीनिंगलेस हो जाता है, अर्थहीन हो जाता है, मतलब उसका कोई सही सेंस नहीं बनता है, ठीक है। एज वी नो दैट द ट्रेजेडी of ambition is always deals with the fatal flaw। ये एक सेंटेंस है जो मुझे एक स्टूडेंट ने आंसर भेजा था, उसमें लिखा हुआ था deals with the fatal flaw, ठीक है। अब जब एग्जामिनर ये सेंटेंस पढ़ने बैठेगा ना तो पढ़ते ही उसको कुछ चीज़ें दिखाई देंगी, ठीक है, पढ़ते ही ध्यान में आ जाएंगी। जैसे ये, एज वी नो दैट द ट्रेजेडी ऑफ एम्बिशन इज ऑलवेज डील्स विथ, जहाँ पे इज लग गया वहाँ पे डील्स नहीं आएगा। या तो आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में लिख लीजिए या आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखिए, ठीक है। या तो ये लिखिए कि एम्बिशन इज डीलिंग विथ, तो वो सही बैठेगा नहीं, यहाँ पे सही फिट हो नहीं रहा है। आपको बताना है कि जो ट्रेजेडी ऑफ एम्बिशन है वो हमेशा डील करता है फेटल फ्लॉ से, तो आप इसको कैसे लिखेंगे? एज वी नो दैट द ट्रेजेडी ऑफ एम्बिशन, यहां से इज हटाएंगे, ऑलवेज डील्स विद द फेटल फ्लॉ। अब ये सेंटेंस सही है। तो अगर आप ऐसी ग्रामेटिकल मिस्टेक कर देते हैं ना 1 से 2 बार 3 बार अपने आंसर में, एग्जामिनर को पता चल जाता है कि ये बच्चा ग्रामर में कमज़ोर है, ये बार बार ये गलती करेगा, और उसके मन में आपकी एक छाप बन जाएगी दैट यू हैव नॉट प्रैक्टिस इन, दैट आपने अच्छी प्रैक्टिस नहीं की है। तो प्लीज़ इस वाली मिस्टेक से ज़रूर बचिएगा, ओके। और ये कब होगा? ये तब होगा जब आप रेपिटेटिवली पढ़ाई कर रहे हैं। अपना आंसर खुद पढ़िए, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, अपना जो आपका आंसर है खुद पढ़िए। खुद पढ़ेंगे तो आपको चांसेस हैं कि आपको गलतियां पकड़ लेंगे, और अगर आप फिर भी यू आर नॉट एबल टू कैच दीज मिस्टेक्स तो आप किसी मेंटोर को दिखाइए। आपके मेंटोर पकड़ेंगे आपके आंसर्स में गलतियां और आपको बताएंगे और आप उसको सुधार पाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। इंपॉर्टेंट गलतियां क्या है? डू नॉट रिपीट द क्वेश्चंस इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द आंसर। ये मैं बता रही हूँ, ये गलती मैंने अगर सपोज करो 100 में से अगर मैं कहूँ तो 80 स्टूडेंट्स ये गलती कर रहे हैं, ठीक है। छोटा नंबर ले लेते हैं, 10 में से 7-8 स्टूडेंट्स ये गलतियां कर रहे हैं कि जो लाइन आपकी क्वेश्चन में पूछी गई है उसको एज इट इज उतार देते हैं पहली ही लाइन में। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे ये पूछा गया, चलो मैं लिख के दिखाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, जो मैंने अभी बताया। क्वेश्चन, डिस्कस मैकबेथ एज अ ट्रेजेडी ऑफ एम्बिशन, ठीक है, ट्रेजेडी ऑफ एम्बिशन। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन ही पूछा जा रहा है, इसका मतलब आपको साबित करना है, आपको ये डिस्कस करना है कि कैसे मैकबेथ ट्रेजेडी ऑफ एम्बिशन है। तो अगर आप पहले ही लाइन में यही लिख देंगे तो कैसे आप उसको आगे चल के कंक्लूजन तक साबित करेंगे? अब इसमें स्टूडेंट्स क्या कॉमन मिस्टेक कर रहे हैं? दे जस्ट टेक इट एज इट इज एंड जस्ट राइट इट डाउन इन द वेरी फर्स्ट लाइन ऑफ द आंसर, मैकबेथ। अब यहाँ पे स्टूडेंट क्या लिख रहा है? मैकबेथ is a tragedy of ambition, ठीक है। इसके आगे अपना आंसर कंटिन्यू करना है। मैकबेथ
was later inspired, या मैकबेथ was inspired by witch's prophecy, ठीक है, witch's prophecy। अगर आप ऐसे लिख रहे हैं अपना आंसर आगे जो भी कंटिन्यू कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, लेकिन आपको कभी भी ये गलती नहीं करनी चाहिए कि आप यहाँ पे सेम ही लाइन को पहली लाइन में उतार दें। यही तो कह रहा है क्वेश्चन कि डिस्कस करो, या सपोज करो यहाँ पे मैं लिख दूं जस्टिफाई, ठीक है, यहाँ पर डिस्कस हटा दो, यहाँ पे अगर मैं लिख दूं जस्टिफाई करो मैकबेथ को एज अ ट्रेजेडी ऑफ एम्बिशन, तुमसे तो पूछ ही रहा है ना कि जस्टिफाई करके बताओ कि कैसे, क्यों मानूं मैं कि मैकबेथ ट्रेजेडी ऑफ एम्बिशन है। जब पहली ही लाइन में लिख दोगे तो इसका मतलब तुमने पहली लाइन में साबित कर दिया है ना। तो डोंट डू दिस मिस्टेक, तब तक मत लिखो पहली लाइन में जब तक वो रेयरली जरूरी ना हो, ठीक है, एकदम जरूरी ना हो, तब तक क्वेश्चन को पहली लाइन में मत कॉपी करो, मत उतारो, मत लिखो, ठीक है, अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट वन, 5th नंबर, डू नॉट रिपीट सेम लाइन, एक ही लाइन को बार बार अपने ही आंसर में रिपीट मत करो। डू नॉट रिपीट सेम लाइन और कंटेंट इन द सेम आंसर। एक आंसर लिखा तुमने, ठीक है, सपोज करो कि 125 वर्ड का आंसर था और उस 125 वर्ड के आंसर में तुमने 2-3 बार सेम ही लाइन रिपीट कर दी, ठीक है, या सेम कंटेंट रिपीट कर दिया। यू वांटेड टू से दैट पोर्शिया इज अ काइंड गर्ल, ठीक है, तुमने एक बार लिख दिया कि पोर्शिया वाज अ काइंड वुमन, पोर्शिया वाज अ मर्सीफुल वुमन, पोर्शिया वाज अ काइंड वुमन। ये बार बार रिपीट नहीं होना चाहिए। चाहे देखो, तुमने एक बार कान ऐसे पकड़ा, फिर तुम घुमा के कान ऐसे पकड़ रहे हो सेम आंसर में, फिर तुम कान ऐसे पकड़ रहे हो, फिर ऐसे पकड़ रहे हो, सेम ही चीज कर रहे हो ना हरकत, चाहे ऐसे पकड़ो, चाहे ऐसे पकड़ो, चाहे ऐसे पकड़ो, ऐसे पकड़ो, कान ही पकड़ रहे हो ना। तो डोंट डू इट, ठीक है। एक ही लाइन को आप सेम आंसर में रिपीट मत करिए। इससे क्या होता है, एग्जामिनर को लगता है कि आपके पास कंटेंट नहीं है लिखने के लिए। देखो यहां पे एक्सप्लेन करती हूं मैं। दिस shows that you don't have sufficient knowledge or content to write, sufficient knowledge to write the answer, ये दिखाता है कि एग्जामिनर को कि आपके पास इतना नॉलेज ही नहीं है कि आप अपना आंसर लिख पा रहे हैं, इसीलिए बार बार एक ही बात को, एक ही लाइन को, एक ही आर्ग्यूमेंट को रिपीट किए जा रहे हैं, ठीक है। तो डोंट मेक सच मिस्टेक, ये गलती मत करिए, ये सब गलतियां नंबर कटवाती हैं। चलिए 6th नंबर की गलती देखिए, डू नॉट स्टार्ट राइटिंग आंसर विदाउट अंडरस्टैंडिंग कीवर्ड। अब ये मैं बता रही हूं 10 में से 8 से 9 लोग भूल जाते हैं कि क्वेश्चन में कीवर्ड होते हैं और कीवर्ड को एनालाइज किए बिना आंसर नहीं लिखना चाहिए। देखो क्या होता है, जब हमारे सामने क्वेश्चन पेपर आता है और कॉपी आती है तो हमें लगता है टाइम कम है, जल्दी जल्दी लिखते हैं, जल्दी जल्दी लिखते हैं। अब तुमने क्वेश्चन पढ़ा, पढ़ते ही तुमने लिखना शुरू कर दिया बिना सोचे। ये गलती नहीं करनी चाहिए। इफ यू हैव 8 minutes टू राइट द आंसर, अगर आपके पास 8 मिनट हैं अपना जवाब लिखने के लिए, तो आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहला जो शुरू का 30 सेकंड होता है ना, 20 से 30 सेकंड ले लो, आराम से सोचो, ठीक है, आराम से सोचो, समझो कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, कीवर्ड को पकड़ो, कीवर्ड को देखो कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। आपका क्वेश्चन, वेट अ मिनट, हाँ थोड़ा सा लेट मी क्लियर द स्क्रीन, फिर समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, तो जब तक आप कीवर्ड नहीं पढ़ लेते हैं और कीवर्ड समझ नहीं लेते हैं और अपने दिमाग में आंसर का एक फॉर्मेशन नहीं कर लेते हैं, ठीक है, एक मैप नहीं ड्रॉ कर लेते अपने दिमाग में, आउटलाइन कि कैसे लिखना है आंसर, तब तक आंसर लिखने मत बैठिए। सोचिए, सोचने में समय लीजिए। वो कहते हैं ना कि अगर आपको 3 घंटे दिए जाए पेड़ काटने के लिए, और अगर आपको लगता है कि आपकी आरी या पेड़ काटने वाला जो वेपन है आपके पास, टूल है आपके पास, वो शार्प नहीं है, तो अपने टूल को 2 घंटे दो, उसको शार्प करो, 2 घंटे शार्प करो, फिर तुम जो लास्ट का घंटा उसमें अगर उसमें तुम अगर ट्री काटोगे भी ना तो बराबर कटेगी। लेकिन अगर तुम्हारा टूल ही शार्प नहीं है और तुम पेड़ काटने लगे तो 10 घंटे में भी नहीं काट पाओगे, राइट। आंसर लिखने से पहले कीवर्ड चेक करो, देखो, समझो, परखो, आराम से चिंतन करो, फिर अपना आंसर लिखना शुरू करो, ठीक है। जैसे डिस्कस का मतलब सेम थिंग नहीं होता है एज जस्टिफाई। डिस्कस मतलब आपको कोई बात डिस्कस करनी है, और जस्टिफाई वहां पे साबित करना पड़ेगा आपको, जस्टिफाई करो उस चीज को, ठीक है।
डिस्कसिंग इज जस्ट पिकिंग आउट एग्जाम्पल, सिर्फ एग्जाम्पल उठाने हैं और आपको वही बात को सामने रखते जाना है. जस्टिफाई करने का मतलब होता है कि साबित करो विथ रेफरेंस टू द टेक्स्ट में आपकी जितनी चीजें हैं उसको ले आओ और साबित करो कि कैसे, क्यों हम माने कि मैकबेथ ट्रेजेडी ऑफ एम्बिशन है, क्यों हम माने कि वर्ड्सवर्थ पोएट ऑफ नेचर है, ठीक है, क्यों हम माने कि जॉन डन मेटाफिजिकल पोएट है, क्यों, दैट क्यों इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो डिस्कस करना, जस्टिफाई करना, क्रिटिकली एनालाइज करना अलग चीज होती है. क्रिटिकल एनालाइजेशन मतलब जब आपको बोला जाए कि क्रिटिकली एनालाइज द वर्क टिंटन एबे रिटन बाय वर्ड्सवर्थ. ठीक है, टिंटन एबे को आपको क्रिटिकली एनालाइज करना है, मतलब आपको टिंटन एबे के बारे में बताना है, लेकिन समरी मत लिख देना, समराइज मत करना कि हाँ वर्ड्सवर्थ वाज अ रोमांटिक राइटर एंड ही रोट टिंटन एबे. नो, दीज आर नोन फैक्ट्स, वी नो. ऑलरेडी क्वेश्चन में दे दिया गया आपको कि टिंटन एबे बाय वर्ड्सवर्थ, सबको पता है कि टिंटन एबे वर्ड्सवर्थ ने लिखी है, लेकिन खासियत क्या है, उसको कैसा क्रिटिसिज्म मिला है. मतलब अगर किसी पोएट ने वर्ड्सवर्थ के बारे में बात की है तो उस क्रिटिक ने कैसे क्रिटिसाइज किया है वर्ड्सवर्थ को या उसके वर्क को. ठीक है, समझ पा रहे हैं आप. तो आगे आने वाले जैसे मैथ्यू आर्नल्ड ने वर्ड्सवर्थ के लिए क्या कहा, टी.एस. इलियट्स ने वर्ड्सवर्थ के लिए क्या कहा, ये सारी चीज़ों को लेकर ऐड करके अलग अलग रेफरेंसेस और कोटेशंस डाल के अलग अलग चीज़ों को यूज़ करके आप क्रिटिसाइज करते हैं. और कभी कभार आप अपना भी क्रिटिसिज्म प्रेजेंट करते हैं कि भैया मुझे तो ये वर्क बहुत अच्छा लगा, या भाई मुझे तो ये वर्क नहीं समझ में आया, जो राइटर कहना चाह रहा था मुझे क्लैरिटी नहीं है. इसको कहते हैं क्रिटिकली एनालाइज करना. ठीक है, आप क्रिटिसिज्म के साथ अपना आंसर प्रेजेंट करते हैं. अंडरस्टूड, कि वो सही है कि नहीं सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है, ये सारे आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट करना. सिमिलरली आपके पास समराइज. अब जब आपसे कहा जाएगा कि समराइज करो बेटा, तो समराइज में मतलब आपको समराइज ही करना है, केवल शुरू से लेकर आखिरी तक की कहानी बता देनी है, इसी का मतलब होता है समराइज. और सही बतानी है, ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बतानी है, आगे पीछे नहीं, इसी को समरी कहते हैं. तो ये सारी चीजें अलग हैं, कीवर्ड्स पे ध्यान रखना है आपको. ओके, चलिए नेक्स्ट आ जाइए. इसके बाद लास्ट इसके बाद जो 7th नंबर की मिस्टेक है वो क्या है, डू नॉट इग्नोर विथ रेफरेंस टू टेक्स्ट. ये जो लिखा होता है ना क्वेश्चन में छोटा सा किनारे, और हम भूल जाते हैं विद रेफरेंस टू टेक्स्ट, इसका बहुत बड़ा मीनिंग होता है. अगर आपसे कहा गया कि एनालाइज द कंडीशन ऑफ ज्यूज गिवन इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस विद एनालाइज द, हाँ ठीक है, एनालाइज द कंडीशन ऑफ द ज्यूज एज रिप्रेजेंटेड इन मर्चेंट ऑफ द वेनिस विद रेफरेंस टू द टेक्स्ट. या मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे लिख दूं ऐसे, एक क्वेश्चन फॉर एग्जाम्पल, एनालाइज द condition of the Jews in Shakespeare's plays with reference to the text in your syllabus और फ्रॉम योर सिलेबस. ठीक है, अब इस क्वेश्चन में छोटा सा आ गया विथ रेफरेंस टू टेक्स्ट. ठीक है, जब ये विथ रेफरेंस टू टेक्स्ट लिख दिया गया यहाँ पे विथ रेफरेंस टू द टेक्स्ट, इसका मतलब ये हो गया कि जो भी टेक्स्ट आपने शेक्सपियर के पढ़े, आपके सिलेबस में शेक्सपियर का अगर कोई स्पेसिफिक टेक्स्ट मेंशन्ड है, टेक्स्ट मतलब वर्क, ठीक है, अगर कोई प्ले, कोई पोइट्री कुछ मेंशन्ड है, तो वहाँ पे उन वर्क्स में शेक्सपियर ने कैसे जूस को दिखाया है, जूस की कंडीशन क्या दिखाई है, उसके बेसिस पे आपको अपना आंसर लिखना है. फॉर एग्जाम्पल, अगर शेक्सपियर ने मर्चेंट ऑफ वेनिस आपके सिलेबस में दिया हुआ है कि मर्चेंट ऑफ वेनिस से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, तो अगर क्वेश्चन दे दिया गया तो आपको एग्जाम्पल्स उठाने पड़ेंगे शेक्सपियर के डिफरेंट प्लेस से. ठीक है, मर्चेंट ऑफ वेनिस से उठा लिया, ठीक है, और शेक्सपियर के और जो दूसरे जितने भी प्लेज हैं सभी जगह से छोटे छोटे आंसर्स आप खोज के, छोटे एग्जाम्पल्स आप खोज के ले आएंगे कि जूस को इस प्ले में ऐसा दिखाया गया, जूस को इस प्ले में ऐसा दिखाया गया. सो अब एक और एग्जाम्पल देती हूँ. सपोज करो कि केवल शेक्सपियर का नहीं है, विद रेफरेंस टू द टेक्स्ट लिखा हुआ है केवल. ठीक है, लेट मी इरेज इट. अगर केवल ये लिखा हुआ है कि एनालाइज द कंडीशन ऑफ जूस विद रेफरेंस टू द टेक्स्ट, एनालाइज द कंडीशन of Jews with reference to
द टेक्स्ट प्रिस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस, प्रिस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस। तो अब जितने भी राइटर्स ने जूस के ऊपर या जूस कैरेक्टर के ऊपर कोई वर्क लिखा है, उन सबका एग्जाम्पल आपको इस आंसर में लेना पड़ेगा। जैसे क्रिस्टोफर मार्लो, ज्यू ऑफ माल्टा, ठीक है। तो अगर आपके आपके सिलेबस में क्रिस्टोफर मार्लो भी है, आपके सिलेबस में शेक्सपियर भी है, तो आपको कायदे से दोनों का ही एग्जाम्पल लेना चाहिए अपने आंसर में, क्योंकि आपसे बोला जा रहा है विद रेफरेंस टू द टेक्स्ट। टेक्स्ट के रेफरेंस से, टेक्स्ट में से निकालो अपना एग्जाम्पल, ठीक है। तो आप एग्जाम्पल में लिखेंगे कि जूस की कंडीशन को, मतलब जूस की जो कंडीशन थी उनको विलेनस दिखाया गया है, ठीक है, कि वो विलेंस की तरह वो ट्रीट करते थे लोगों को, या फिर उनका जो ट्रीटमेंट था लोगों की तरफ, क्रिश्चियंस की तरफ, वो बहुत ख़राब था, वो जेलस थे, वो टॉर्चर करते थे, वो हार्म करना चाहते थे, कैसे। अब फिर आप एग्जाम्पल डालेंगे लाइक ज्यू ऑफ माल्टा, ठीक है, वो वांटेड रेवेंज, wanted to take revenge. Similarly, Shylock wanted to take revenge. और वो क्या कहता है, if you prick us do we not bleed, ठीक है, if you prick us do we not bleed, ये वाली जो लाइन है इसका एग्जाम्पल अगर आप लिख देंगे तो आपका आंसर एक कंप्लीट आंसर बन जाएगा। इसीलिए बहुत सारे लोग जो इस वर्ड को, इस कीवर्ड को इग्नोर कर देते हैं, मत करिएगा, ये आपको आंसर दिला सकता है एग्जाम में, ठीक है, आपके आंसर को 0 से हीरो बना सकता है, ठीक है। चलो लेट अस मूव फॉरवर्ड। 8th नंबर की मिस्टेक जो मैंने आपको बताई है, डू नॉट राइट इररेलेवेंट कोट। अब देखो तुमसे पूछ रहा है कुछ और तुम कोटेशन कुछ और डाल दे रहे हो, ये भी गलती मैंने देखी है बहुत सारे स्टूडेंट्स के। मैं सेम ही वर्क का एग्जाम्पल बार बार लेते रहूंगी ताकि आप वर्क, मतलब आपको समझ में ज़्यादा आए, भटक ना जाए आप इधर उधर। मैकबेथ एज अ ट्रेजेडी ऑफ एम्बिशन अगर पूछा और आप उसमें कोटेशन डाल दीजिए लेडी मैकबेथ का, कैसे चलेगा। लेडी मैकबेथ, 4th विच, लेडी मैकबेथ का स्लीप वॉकिंग सीन का डाल दीजिए, तो कैसे चलेगा कोटेशन, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा मैकबेथ एज अ ट्रेजेडी ऑफ एम्बिशन, ठीक है, और आपने कोटेशन डाल दिया कुछ और, ठीक है, आपने कोटेशन डाल दिया लेडी मैकबेथ का। आंसर में आपने लिख दिया लेडी मैकबेथ ने कहा था अनसेक्स मी हियर, ठीक है, ये कोटेशन डाल दिया। इस कोटेशन का इस आंसर से क्या रिलेशन है, मतलब दूर दूर थोड़ा बहुत हो सकता है बट सॉलिड रिलेशन नहीं है। जब आपसे ट्रेजेडी ऑफ एम्बिशन कहा जा रहा है तो इससे रिलेटेड कोटेशन डालिए, जैसे वॉल्टिंग एम्बिशन ओवर लीप्स, ये भी एक कोटेशन है आपके सेम प्ले में। अब इसको मैं इरेज करती हूँ और यहाँ पे वो लिखती हूँ, तो अगर आप वो लिखेंगे विच इज रिलेटेड टू योर आंसर, जैसे एक जगह पे क्या कर रहा है, मैकबेथ कह रहा है वॉल्टिंग एम्बिशन ओवर लीप्स, मतलब उसके अंदर उबलता हुआ सा लग रहा है उसको एम्बिशन की, बस एम्बिशन भरे जा रहा है, महत्वाकांक्षा बढ़ते जा रही है। ये चीज़ आप लिखेंगे तो वो आंसर के साथ रेलेवेंट होगा। तो इररेलेवेंट कोटेशन से बचिए। क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा है, आंसर में आप कोई किसी और का कोटेशन डाल दे रहे हैं, ऐसा मत करिए। जो आप आर्ग्यूमेंट लिख रहे हैं अपने आंसर में, उस आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करने के लिए कोई कोटेशन लिखिए। जैसे वर्ड्सवर्थ इज अ पोएट ऑफ नेचर, ठीक है, तो वर्ड्सवर्थ इज अ पोएट ऑफ नेचर में आप ये लिखने की जगह कि अ चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन, ठीक है, ये कोटेशन लिखने की जगह आपको क्या लिखना चाहिए, एंकर ऑफ माई थॉट, एंकर ऑफ माई प्योरेस्ट थॉट। टिंटन एबे में वर्ड्सवर्थ नेचर को क्या कहता है, द नर्स, द गाइड, द गार्जियन ऑफ माई सोल एंड हार्ट। ये लिखेंगे तो नंबर मिलेगा और एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ पढ़ा लिखा स्टूडेंट है, इसने मेहनत करी है, इसने प्रैक्टिस करी है, ठीक है। इररिलेवेंट नहीं होना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए आपका कोटेशन। चलिए लेट अस मूव फॉरवर्ड। सेकेंड लास्ट मिस्टेक, डू नॉट एक्सीड द वर्ड लिमिट। डू नॉट एक्सीड द वर्ड लिमिट एक्सटेंसिवली। क्या कहने का मतलब है कि तुम्हें दिए गए वर्ड लिमिट 150, सपोज करो कि आपको बोला गया कि 150 वर्ड में अपना आंसर लिखिए और आप 150 क्या, आप पहुंच गए 250 पे, ठीक है, और आपने लिख दिया इसको 250 शब्दों में, 200 वर्ड्स। देखो कॉपी में पेजेस लिमिटेड होंगे, दोबारा तिबारा कॉपी नहीं मिलने वाली है जैसे आपको कॉलेज में मिल जाया करती थी या स्कूल में मिलती थी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। एक ही कॉपी होगी, उसमें पेजेस लिमिटेड होंगे, उसमें मार्जिन्स बने होंगे, कुछ ऐसी कॉपी होगी, आपकी मैंने पहले भी बताया था, ऐसी कुछ ऐसी कॉपी होगी, ठीक है, उसमें मार्जिन्स बने होंगे और मार्जिन्स का ध्यान रखते हुए ही आपको अपना आंसर लिखना है।
ठीक है, तो 150 की जगह आप 250 चले जाएंगे तो पेजेस खत्म हो जाएंगे, और पेजेस खत्म हो जाएंगे, आपके पास लिखने के लिए जगह नहीं बचेगी, लास्ट के क्वेश्चन छूट सकते हैं। तो ऐसा मत करिएगा। 4 से 8 नंबर का क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, सपोज करो कि 4 नंबर का ही क्वेश्चन है आपका, जितने भी डिस्क्रिप्टिव आंसर्स हैं 125 to 150 वर्ड्स में खत्म कर दीजिएगा फॉर 4 to 8 मार्क्स। इससे ज्यादा तो आपको वैसे भी नहीं मिलना है ना। चाहे आप वो आंसर 125 से 150 की जगह 250 में लिख दीजिए, चाहे 300 में लिख दीजिए, 500 में लिख दीजिए, 4 नंबर से ज़्यादा तो नहीं मिलेगा, 8 नंबर से ज़्यादा तो नहीं मिलेगा, तो क्यों वेस्ट करना है समय। वर्ड लिमिट का ध्यान रखिए, और ये भी प्रैक्टिस के साथ आएगा, ठीक है। स्टॉप वॉच लगाइए, टाइमर लगाइए, वर्ड लिमिट का ध्यान रखिए, तब प्रैक्टिस करिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, लास्ट मिस्टेक देख लेते हैं आज की, जो मुझसे बार बार सभी स्टूडेंट्स पूछते ही रहते हैं, मैम क्या हम मल्टीपल पेन्स का यूज़ कर सकते हैं, क्या हम हाईलाइट करने के लिए अलग अलग कलर्ड पेन यूज़ कर सकते हैं। नहीं, स्ट्रॉन्ग नो 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 नो, ऐसा मत करना। अपनी कॉपी को आर्टिस्टिक बनाने के चक्कर में उसमें फूल पत्ती बना के मत चले आना, और ना फिर तुम जो है पिंक कलर, रेड कलर, ब्लू कलर, सॉरी मतलब आई मीन ग्रीन कलर, ये सब मत यूज़ करना। यूज़ जस्ट ब्लू एंड ब्लैक पेन, ठीक है, जस्ट यूज़ ब्लू एंड ब्लैक पेन, दैट्स इट। डू नॉट यूज मल्टी कलर्ड पेन्स, कभी भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हाईलाइट करने के लिए भी नहीं। अगर तुम्हें लिखना है आंसर, एक तो कोशिश करो कि ब्लू पेन से ही लिखो, ठीक है, ब्लू ब्लैक पेन होनी चाहिए। और अगर आपको हाईलाइट करना है तो हाईलाइटिंग के लिए, ठीक है, हाईलाइटिंग के लिए आप क्या कर सकते हैं, अगर ब्लू पेन से लिख रहे हैं तो ब्लैक पेन से हाईलाइट कर दीजिए, ब्लैक पेन से लिख रहे हैं तो ब्लू पेन से हाईलाइट कर दीजिए। अगर दोनों से नहीं करना है, पेंसिल से हाईलाइट कर दो यार, ठीक है, पेंसिल से कर दो हाईलाइट, सबसे बढ़िया, सिंपल, ठीक है। और पूरा पर्पल पैच नहीं बनाना है, पूरे पेज को हाईलाइट नहीं कर देना है। पता चला 10 ही लाइन है पेज पे और 5 उसमें से हाईलाइट कर रखी हैं, ऐसा मत करना, ठीक है। पैची लगेगा आपका आंसर और एग्जामिनर सोचेगा कि सब कुछ हाईलाइट कर दिया है। बेसिकली आपको कम समय में एक अच्छा प्रेजेंटेशन करके दिखाना है एग्जाम में। तो ओके, सो ये सारी मिस्टेक्स जो थी मैंने आपको बता दी। होपफुली ये सब आपको हेल्प करेगा, क्योंकि मैंने खुद ऑब्जर्व किया है, मैंने एनालाइज किया है पिछले 1 से 1.5 महीने में, जो स्टूडेंट्स बार बार कॉमन मिस्टेक्स करते ही रहते हैं, इनसे बचिए। आई होप दैट दिस सेशन प्रूव टू बी फ्रूटफुल फॉर यू। और अगर आपको मज़ा आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, कोई डाउट हो तो वो भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। वी आर देयर टू सॉल्व इट फॉर यू, हम ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे आपके लिए। इफ़ यू वॉन्ट टू गेट इनरोल्ड विद अस, अगर आपको हमारे साथ इनरोल होना है, आप चाहते हैं कि मैं और आपकी जो साहित्य क्लासेस की दूसरी फैकल्टी है वो आपको पर्सनली गाइड करे, आप जूम सेशंस में आ पाएँ, तो आप क्या करेंगे, नीचे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट करिए और हमारे साथ हमारे कोर्स में जुड़ जाइए। इफ़ यू वांट टू गेट एनरोल्ड इनटू आवर बैचेस, साहित्य क्लासेस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको बैचेस दिख जाएंगे। अदरवाइज द नंबर्स आर रनिंग ऑन योर स्क्रीन, कॉल देयर, कॉल करते ही आपको इस कोर्स की डिटेल्स बता दी जाएंगी। गेट एनरोल्ड विद अस एंड आई होप टू सी यू इन द क्लास। ओके, टेक केयर अलॉट, प्रैक्टिस अलॉट, यू विल डू वंडरफुल। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना, बहुत अच्छा करेंगे आप। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए प्रैक्टिस अलॉट।